हेलो, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुली वेल टुडे। सो आज का जो वीडियो है वो टोटली हम उन कैंडिडेट्स के लिए कर रहे हैं जो कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं अंडर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। जैसे कि ऑल ऑफ यू आर वेरी अवेयर कि जब भी हम कनाडा में इमिग्रेट करने की बात करते हैं तो कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रमोट किए जाते हैं विच ऑल्सो इंक्लूड एक्सप्रेस एंट्री, Atlantic Immigration Pilot, Quebec category of programs, Saskatchewan, Alberta, and various other provincial nominee programs. सो मैनी अ टाइम्स लोगों को जब भी पीआर के लिए इमिग्रेट करना है तो उनको किसी ना किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। बट थ्रू टुडेज वीडियो आई वांट टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि अगर आप अपने प्रोफाइल को एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के अंडर क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आपको वो हर डिटेल मिल जाएगी जिससे कि आप ये असेस कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू अ कंसल्टेंट यू शुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि क्या आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर भी रहे हैं कि नहीं फॉर इमिग्रेटिंग टू कैनेडा। So today's video is going to detail and talk about a lot of things like किन फैक्टर्स पे आप अपनी इमिग्रेशन की फाइल को प्रिपेयर करें ताकि वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद योर लैंग्वेज स्किल्स, सो इंग्लिश और फ्रेंच में आप किस तरह का स्कोर अचीव करके अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फर्दर यू शुड ऑल्सो लुक एट कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है आपकी होम कंट्री में वो कनेडियन लेबर मार्केट की किस कैटेगरी में फॉल करता है और ये आइडेंटिफाई होता है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड से, जिसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आज बात करेंगे। फर्दर हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आपका मैरिटल स्टेटस, आपका एज, आपका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है होम कंट्री से वो रेगुलर है या पार्ट टाइम है, और आपका वर्क एक्सपीरियंस जो रेगुलर है या पार्ट टाइम है, या अगर आपका कोई भी सिबलिंग कनाडा में सिटीजन है या पीआर है तो वो किस तरह से आपके प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करता है। So to understand the entire crux of entering into Canada through the express entry system, today's video is a must watch. So let's go ahead and understand each of these topics in detail if we want to assess our profile under the express entry system for immigrating to Canada. सबसे पहले आपको अगर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या आप कनाडा में पीआर करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एलिजिबल है या नहीं, सो यू शुड डू सम रिसर्च योरसेल्फ। चाहे आपने किसी कंसल्टेंट के को ऑलरेडी कंसल्ट किया हुआ है या अगर आप खुद भी अपनी फाइल लगा रहे हैं तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एज एन पोटेंशियल एप्लीकेंट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कैनेडा दैट इज आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे को विजिट करेंगे। एज यू कैन सी हियर इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजन कैनेडा की वेबसाइट पे जो कि कुछ इस तरह से यू विल बी एबल टू सी द पेज एंड यू हैव वेरियस टैब्स हियर जिस पे आप क्लिक करके अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वेदर इट्स एन इमिग्रेशन और एनी अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशन। यू कैन चेक योर current status, visitor application, study, work, citizenship application, and many more. So first, since today we are talking about specifically PR की बात कर रहे हैं तो हम इस टैब पे क्लिक करेंगे जो कि आपको वेरियस वेज ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको दिखेगा एक्सप्रेस एंट्री, फैमिली स्पॉन्सरशिप, प्रोविंशियल नॉमिनी, क्यूबिक सिलेक्टेड वर्कर्स, Atlantic Immigration Pilot, AIP, Care Workers, and so many different categories जिससे कि आप कनाडा में इमिग्रेट कर सकते हैं। But in today's video हम specifically express entry program की ही बात करेंगे। So express entry एक तरह का बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कि फॉरेन नेशनल्स हैं और जो कि इंडिया, सिंगापुर, दुबई या आउट ऑफ कनाडा कहीं भी काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट हो सकता है वो मैनेजमेंट पोजीशंस में हो या कोई प्रोफेशनल जॉब्स में हो लाइक डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, या वो एडवर्टाइजिंग मैनेजर, रिटेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर हो, इस तरह की वो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में है तो देन दे कैन इमिग्रेट एज अ स्किल्ड वर्कर।
देखिए कनाडा में यूजुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरी पॉपुलरली नोन प्रोग्राम्स फॉर पीआर। तो पीआर ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोग्राम को तो हम जानते हैं जो है एक्सप्रेस एंट्री। एक प्रोग्राम होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, और उस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रोविंसेस के कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, क्यूबेक सिलेक्टेड वर्कर्स, या आपकी रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। तो ये सब कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जो कि प्रोविंस वाइज ही आप इसमें पीआर के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो एज वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग कि एक्सप्रेस एंट्री कैसा वर्क करता है, सो वी कैन डेफिनेटली क्लिक ऑन दैट टैब एंड गो फर्दर। तो देखिए जब भी आप ये ऑफिशियल कनाडा की वेबसाइट में जाएंगे, ये एज अ बाइबल यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द इमिग्रेशन लॉयर्स या जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, और जो इसमें लिखा है वही ट्रू और जेन्युइन है। इसके बाहर आप जो भी ट्राई करेंगे वो सिर्फ इट्स पीपल्स एक्सपीरियंस और different people's choices, how they plan to file their cases for PR. But definitely as an applicant and as a wise and applicant, you should go to this website and try to understand how does your profile fit into the express entry program. So first, if we are going to look at how to submit your express entry profile. So you can see आप minimum requirements meet कर रहे हैं नहीं, किस टाइप के आपको documents चाहिए, आपको particular details चाहिए different programs की, या आप अपना score check करें. So each of these things we are going to understand in detail today. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक point लिखा है that you will be ranked in the express entry pool using a point-based system. Your score is based on the information in your profile. तो आप एक प्रोफाइल सबमिट करेंगे, आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे एक्सप्रेस एंट्री की, वो प्रोफाइल आप सबमिट करेंगे ऑन इमिग्रेशन टू IRCC, इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, और उसमें आप अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो अभी अगर जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं पीआर के लिए, उनको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ ड्रॉ निकलता है ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज। कनाडा एक ड्रॉ निकालती है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। तो अगर आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ कट ऑफ भी होगा जो आपको अचीव करना होगा। तो कनेडियन गवर्नमेंट हर 15 डेज में एक कट ऑफ ड्रॉ निकालती है जिसमें कि आपका कट ऑफ निकलता है। आजकल वो कट ऑफ 470 से 480 के बीच में चल रहा है। वी विल कम टू द वे हाउ योर स्कोर कैन रीच 470 480, बट अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि बिल्कुल न्यू है टू द कॉन्सेप्ट, उनको ये समझना है कि आपका जो स्कोर है जो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे बेसिस सर्टन फैक्टर्स, वो उस कट ऑफ को क्रॉस करना चाहिए। सो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, आई विल डायरेक्टली गो टू हाउ टू कैलकुलेट or what goes into calculating your score, what website or what site link you should use for calculating your express entry score. अगर आप इस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली एक साइट एक पेज पे पहुंचेंगे जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्सप्रेस एंट्री। सो एज ऑलरेडी सजेस्टेड, CRS और एक्सप्रेस एंट्री में जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए होती है। So this tool will help you calculate your comprehensive ranking system score based on the answers you provide below. The CRS is a point-based system that we use to assess and score your profile and rank it in the express entry pool. तो एक टाइम पे कितने ही लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर PR to Canada from different parts of the world outside Canada. तो आप एक पूल समझ लीजिए जिसमें सब लोग अपनी प्रोफाइल डाल रहे हैं। सो कैनेडियन गवर्नमेंट हर 15 IRCC हर 15 डेज में एक ड्रॉ निकालती है, और उस पूल में जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी प्रोफाइल्स हैं एप्लीकेंट्स के, जिनका भी स्कोर उस ड्रॉ के कट ऑफ से ऊपर होता है, वो सारे के सारे एप्लीकेंट्स को एक इनविटेशन टू अप्लाई दिया जाता है। इसका मतलब कि आपका प्रोफाइल इनिशियल कट ऑफ से क्रॉस कर गया है, आप ड्रॉ में सिलेक्ट हो गई हैं, और अब आपको कनेडियन गवर्नमेंट फेडरल कनाडा इनवाइट कर रही है फॉर
सबमिटिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स जिस बेसिस पे आपने अपने ये पॉइंट्स क्लेम किए हैं। तो पहले आप एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे जिसमें आप अपने पॉइंट्स क्लेम करेंगे बेस्ड ऑन किन फैक्टर्स पे, बेस्ड ऑन स्किल्स, एजुकेशन, लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस एंड फ्यू अदर फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे। इस बेसिस पे आप अपने एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। उस एप्लीकेशन में आप कुछ पॉइंट्स क्लेम करते हैं। अगर वो पॉइंट्स का टोटल जो IRCC का ड्रॉ, जो कनेडियन फेडरल गवर्नमेंट ड्रॉ निकाल रही है, अगर उससे वो ऊपर आ जाता है तो आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो जाता है और आपको ITA मिलता है, विच इज इन्विटेशन टू अप्लाई। जैसे ही आपको ITA मिलता है उसके बाद आपको 90 डेज का टाइम दिया जाता है फॉर सबमिटिंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दीज फैक्टर्स। What you have to understand is कि आपको ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। आपको ये पॉइंट्स इन सब फैक्टर्स पे मिलते हैं, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस एंड फ्यू अदर फैक्टर्स विच वी विल बी डिस्कसिंग। So before we even discuss the factors, we have to understand कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर कौन से प्रोग्राम्स आते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। सो यूजुअली जब भी हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टाइप के प्रोग्राम्स आ रहे हैं। सो इन एक्सप्रेस एंट्री skilled workers are selected based on their skills and ability to contribute to Canada's economy. So एक्सप्रेस एंट्री के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे तो 3 प्रोग्राम्स का नेम है फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम एंड कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। We will right now not really be reading this, so you can skip this part for now. Please skip this. और हम चेक करेंगे कि इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आप किस में फॉल करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग टू चेक डिटेल्स इन ईच, हम डायरेक्टली कंपेयर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और आपको बहुत ही इजीली ये कंपैरिजन मिल जाएगा। सो लेट्स चेक द कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए बिफोर वी एक्चुअली गो टू कंपेयर दिस, लेट्स रीड दिस. Express Entry is an online system that we use to manage applications for permanent residents for 3 programs: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades and Canadian Experience Class. तो कुछ की डिफरेंसेस हैं जो आपको इस चार्ट में दिखेंगे, which अगेन वही फैक्टर्स जो पहले आए थे, लैंग्वेज स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड फ्यू मोर फैक्टर्स जैसे कि जॉब ऑफर दिया है यहाँ पर। तो हम ये जाकर चेक करेंगे, बट उससे पहले हमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। वन इज कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क एंड अनदर इज नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन कोड। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दीज 2। तो जितने भी लोग PR के लिए ट्राई करते हैं उनको पता है कि उनको IELTS का एग्ज़ाम या उनको कोई फ्रेंच का एग्ज़ाम देना पड़ता है। हम सिर्फ IELTS और फ्रेंच, IELTS का जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करता है, जो टेफ है, टेफ कनाडा, वो फ्रेंच को टेस्ट करता है। तो सिंस हम इंडियन एप्लीकेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करें, एशियन एप्लीकेंट्स की बात करें, तो मोस्टली दे आर वेरी प्रोफिशिएंट विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंफर्टेबल विद स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग दिस लैंग्वेज। तो यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं कि आप इंग्लिश के IELTS एग्ज़ाम पे फोकस करके अपना लैंग्वेज बेंचमार्क अचीव करिए, जिसके अगेंस्ट आपको पॉइंट्स मिलेंगे। सो लेट्स लुक एट what does CLB actually stand for. CLB is the Canadian standard used to describe, measure and recognize English language ability of adult immigrants and prospective immigrants who plan to live and work in Canada or apply for citizenship. So there are 4 language ability tests. Means ये जो आपका एग्जाम है ये आपको 4 particular modules पे abilities पे टेस्ट करता है: writing, reading, listening and speaking. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम इन 4 एबिलिटीज पे टेस्ट होते हैं तो किस तरह से हमारा स्कोर बढ़ सकता है। सो वी विल डायरेक्टली गो टू अनदर पेज which gives you details on language testing for skilled immigrants. As you see here, language testing for skilled immigrants. आप यहाँ पर search IRCC में जाकर ये particular tab को copy paste करके
यहाँ पर डालेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। यू कैन रीड सी इट, लैंग्वेज टेस्टिंग फॉर स्किल्ड इमिग्रेंट्स। यहाँ पर आपको CLB का एक्चुअली मीनिंग भी समझ आएगा और आपको कितने बैंड्स की रिक्वायरमेंट है वो भी समझ आएगा। सो जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं वो दो फॉर्मेट में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है, एक है सेल्फ और दूसरा है IELTS। जो कि सेल्फ एग्जाम है वो जनरल ही देना चाहिए अगर आप PR के लिए ट्राई कर रहे हैं। IELTS एग्जाम भी आपको जनरल ट्रेनिंग ऑप्शन ही देना चाहिए अगर आप PR के लिए ट्राई कर रहे हैं। They will not accept any academic options for express entry. So again, बहुत लोगों को पता नहीं है कि IELTS के एग्जाम के अलावा और कौन सा एग्जाम PR के लिए दिया जा सकता है। तो सेल्फिप भी एक और एग्जाम है जो PR के लिए दिया जा सकता है। एंड जो सेल्फिप एग्जाम है वो टोटली ऑनलाइन होता है, टोटली कंप्यूटर डिलीवर्ड होता है और पैरागॉन टेस्टिंग सेंटर्स हैं कनाडा में जो कि इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो IELTS का टेस्ट है वो भी जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल ही आपको सिलेक्ट करना है और ये वाला टेस्ट पेन एंड पेपर बेस्ड भी होता है और कंप्यूटर डिलीवर्ड भी होता है। अब यही कई लोग जो फ्रेंच में प्रोफिशिएंट हो तो वो टेस्ट कनाडा का एग्जाम देंगे और वो भी 4 उन्हीं एबिलिटीज पे टेस्ट किया जाता है जिसपे कि इंग्लिश का एग्जाम टेस्ट किया जाता है। So moving on to how you can actually calculate कि आपका CLB स्कोर कितना है। तो जो CLB स्कोर है आपका वो हमें यहाँ से पता लगेगा कि अगर आपके सेल्फ एग्जाम में इन एबिलिटीज में 7 पॉइंट्स हैं तो आप लेवल 7 पे स्टैंड करते हैं और अगर आपके 7 ईच आते हैं तो आपको हर एबिलिटी के लिए 4 पॉइंट्स एलोकेट हो जाते हैं। So 4 plus 4 plus 4 plus 4, so you end up with 16 points. अब यहाँ आप देखेंगे तो लिखा है कि मैक्सिमम पॉइंट्स 24 एलोकेट किए जाते हैं फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज को। तो हम अपने पॉइंट्स को मैक्सिमम कैसे बना सकते हैं? तो अगर हम सेल्फ जनरल लेवल 9 देखेंगे तो हर एबिलिटी पे अगर आप 9 स्कोर कर लेंगे, 9 बैंड स्कोर कर लेंगे तो आपकी पॉइंट्स पर एबिलिटी कैलकुलेट होगी बेसिस 6 फॉर each ability. So 6 plus 6 plus 6 plus 6. So 6 into 4 is 24. तो ऐसे आपको अपने मैक्सिमम पॉइंट्स अचीव करने चाहिए। यही हम बात करेंगे IELTS। तो IELTS में हम मैक्सिमम पॉइंट्स IELTS में कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हम CLB लेवल 9 या 10 और अबव अचीव करते हैं। तो CLB लेवल जो 9 है वो कैसे अचीव किया जाता है? अगर आपके लिसनिंग में 8 बैंड्स हैं और स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में 7 ईच है। सो 8,777 एज इट इज पॉपुलरली कॉल्ड। तो आपकी एवरेज जो है वो 7.58 आएगी, 7.5 एंड पर पॉइंट्स पर एबिलिटी आपको 6 मिलेंगे। सो 6 plus 6 plus 6 plus 6 will actually make it 24 और आपको फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 24 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप कोई भी फैक्टर को असेस करते हैं, अभी यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लैंग्वेज की फैक्टर को असेस करते हैं तो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स ऑब्टेन करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा जो एक्सप्रेस एंट्री पूल में पॉइंट्स हैं टोटल वो बढ़ जाए। तो जितने भी लोग जब भी वो PR के लिए ट्राई करते हैं और एक्सप्रेस एंट्री में अपना प्रोफाइल डालते हैं वो हमेशा कभी ना कभी जब अगर उनको अपने कट ऑफ के पास पहुंचने के लिए IELTS या सेल्फिप में हाईएस्ट स्कोर अचीव करना चाहिए। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें 24 पॉइंट्स किस तरह से मिल सकते हैं। और अगर आप कुछ और एडिशनल करना चाहें तो आप फ्रेंच का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फ्रेंच का एग्ज़ाम देने में भी आपको हर लेवल पे एडिशनल पॉइंट, हर एबिलिटी के पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपके टोटल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ऐड हो जाते हैं। और बहुत ही रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि आपको फ्रेंच एबिलिटी के भी काफ़ी हाई पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब आपकी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के भी अब आपको अब 25 पॉइंट्स और एडिशनल मिल सकते हैं। तो इसके बारे में भी वी आर गोइंग टू टॉक लेटर, बट फॉर नाउ अभी आप ये समझिए कि जितने भी हमारे इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं उनको हाईएस्ट पॉइंट्स अचीव करने चाहिए सेल्फिप जनरल ऑफ सेल्फिप लेवल 9 और CLB लेवल 9 फॉर either self-pip exam or IELTS exam. So this was a short detail on language testing for skilled immigrants.
नाउ वी आर गोइंग टू गो बैक टू कंपैरिजन, जहां हम कंपैरिजन कर रहे थे, और हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, विच इज योर नॉक. National Occupation Qualification Code, a classification code, is a list of occupations in the Canadian labor market, and it describes each job according to the skill type and skill level. For immigration purposes, these are the main job groups. तो जहाँ भी आपकी अभी होम कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, यूएई है, सिंगापुर है, जापान है या फिलीपींस है, कहीं से भी, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसको कनेडियन लेबर मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइप या लेवल एलोकेट कर दिया जाता है, और आप अपने जॉब ड्यूटीज के हिसाब से इस नॉक को सिलेक्ट करते हैं. इसको बोलते हैं नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन. तो जब भी आप खुद या आपके कंसल्टेंट आपका एक एप्लीकेशन पूल में डालते हैं फॉर एक्सप्रेस एंट्री, उनको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, टाइप ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके वो भरना होता है. उसी के अगेंस्ट आपको पॉइंट्स मिलते हैं. तो इसको अच्छे से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप यहाँ देख सकते हैं, देयर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स. सो वन इज टाइप 0, विच इज फॉर मैनेजमेंट जॉब. स्किल लेवल A is for professional job. Skill level B is for technical jobs and skilled trades. Skill level C is for intermediate jobs, which just required a high school or a job specific training. और एक होती है आपकी लेबर जॉब्स, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग देती है. सो नाउ विल गो डाउन एंड अंडरस्टैंड ओवर हियर कौन सी कैटेगरीज हैं जो आती हैं अंडर फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम. तो आप यहाँ देख सकते हैं, देयर आर ओनली 3 programs: Canadian Express Experience Class, Federal Skilled Worker Program and Federal Skilled Trades Program. तो जो आपका Canadian Experience Class है, ये एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपको 1 साल का कनेडियन एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन एनी वन ऑफ दीज नॉक्स. सो नॉक्स 0, A and B, इसके बारे में और डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि आपका प्रोफाइल कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर फिट बैठेगा. तो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को तभी आप कर सकते हैं अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस हो, नहीं तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं. कुछ और रिक्वायरमेंट्स एंड बेसिक लैंग्वेज एक्सपीरियंस विच यू कैन रीड ओवर हियर. Now let's move on to these two, Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade, very popular programs among all the international aspirers who want to immigrate to Canada under the Express Entry Program. इसमें आप देखेंगे लैंग्वेज स्किल सबसे पहले पूछी जा रही है. तो आपको बिल्कुल क्लियर है किस तरह से आप CLB लेवल 7 या फिर यहाँ पर जो देख सकते हैं CLB लेवल 5 या 4 आप अचीव कर सकते हैं. Please note, the higher the score, the better are the chances कि आपका टोटल स्कोर कट ऑफ जो ड्रॉ निकला है उससे ज़्यादा जाएगा. अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की. तो कनेडियन या फॉरेन एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का इन एनी ऑफ दीज नॉक्स अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंदर अप्लाई करते हैं. तो अगर हम फेडरल स्किल्ड वर्कर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें नॉक 0, A या B, इसमें हम किसी में भी फिट बैठते हैं तो हम इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं. यहाँ पर नोट करिए कि हमें सिर्फ कनाडा या फॉरेन एक्सपीरियंस चाहिए 1 ऑफ दीज नॉक्स. सो यहाँ पर वो कनेडियन एक्सपीरियंस को मानते हैं एज कनाडा एंड फॉरेन एक्सपीरियंस होता है आउट ऑफ कनाडा जो आपने काम किया होता है. और यहाँ पर आपको 1 ईयर का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस चाहिए विद इन द लास्ट 10 ईयर्स. जॉब ऑफर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर दिस कैटेगरी. तो अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब ऑफर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है. आप सिंपली इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं. एजुकेशन, मिनिमम सेकेंडरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, बट जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है अगेन आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं और आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है पूल में से सिलेक्ट होने की. तो हम रेकमेंड करते हैं कि आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जो रेगुलर होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. हम वर्क एक्सपीरियंस के लिए रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको इस पूल के अंदर से जल्दी सिलेक्ट होना है, आपको अगर जल्दी इनवाइट चाहिए तो आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. हम फॉर लैंग्वेज स्किल्स रेकमेंड करते हैं CLB लेवल 9. आपके पास मिनिमम CLB लेवल 9 होगा
तो आपकी हायर चांसेस हैं अगेन पूल में सिलेक्ट होने के। अब हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग दी नॉक्स। तो जब हम नॉक के बारे में, फाइंड योर नॉक एक अनदर टैब है जिस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे फाइंड योर नॉक, तो आपके पास ये पर्टिकुलर सभी टाइप्स आ जाएंगे। So National Occupational Classification, very popularly known as NOC, is used to classify the occupations of the applicants in the Canadian labor market. तो जो नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन जो आपका नॉक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सप्रेस एंट्री पूल में सबमिट करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया दैट टू बी एबल टू अप्लाई अंडर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, हमारी जो मेन जॉब ग्रुप्स है वो स्किल टाइप 0, ए और बी में होनी चाहिए। एज वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर चार्ट कि हमारी जो जॉब्स हैं, जो हमारी वर्क एक्सपीरियंस जिसके लिए हमें पॉइंट्स मिलने हैं, वो हमारा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर 0 ए बी, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम के अंदर 0 ए बी एंड फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंदर नॉट बी में होना चाहिए। सो टॉकिंग फर्दर कि जो टाइप 0 है उसमें किस टाइप की जॉब्स होती हैं, दे आर ऑल मैनेजमेंट जॉब्स और उनका कोड आप देखेंगे तो हमेशा 0 से शुरू होगा। रेस्टोरेंट मैनेजर्स, माइन मैनेजर्स, शोर कैप्टन्स, फिशिंग, so these are like मैनेजरियल जॉब्स। मैनेजरियल जॉब्स के लिए जो आपका नॉक है वो 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम स्लाइटली डाउन इनटू दिस पेज एंड लेट्स टॉक अबाउट मैनेजर, यहाँ पर आप, मैंने सिर्फ मैनेजर टाइप किया तो ये इस टाइप से आपको दिखेगा कि 0 डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं आपका नॉक। तो स्किल लेवल 0 के अंदर ये सब मैनेजर्स आते हैं। इट मे बी इंजीनियर मैनेजर्स, कॉर्पोरेट सेल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ये सब ही आपके स्किल लेवल 0 में आते हैं। अगर आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो यू विल हैव सो मेनी कैटेगरीज जो इस लेवल के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स में काम करता है और वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो आप सिंपली अपना यहाँ पर टाइप करेंगे डेजिग्नेशन या आपकी जिस टाइप की आपकी जॉब है एंड आप यहाँ पर अपना कोड ढूंढ लेंगे और यही कोड आप अप्लाई करेंगे टू योर एप्लीकेशन। जो नॉक कोड है वो वेरी करता है बेसिस योर जॉब। तो अगर आप अब स्किल लेवल ए में जाते हैं जो कि है प्रोफेशनल जॉब्स जिनको यूजुअली एक डिग्री की रिक्वायरमेंट होती ही है यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, जैसे कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट या आर्किटेक्ट्स। अब हम स्किल लेवल बी चेक करेंगे तो कुछ टेक्निकल जॉब्स होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, शेफ्स, जिनके लिए कॉलेज का डिप्लोमा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो स्किल लेवल बी में फॉल करते हैं। तो अगर हम एक्सप्रेस एंट्री में अपनी पीआर की फाइल को लॉन्च करना चाहते हैं तो सिर्फ ये 3 ही हमारे कैटेगरीज हैं, स्किल टाइप 0, लेवल ए एंड लेवल बी, जिसमें कि आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस को चेक करिए और फिर देखिए कि अगर आपका एक्सपीरियंस इनमें से किसी भी 0 ए या बी लेवल में फॉल करता है तो आप एलिजिबल होंगे एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए। सो एज इट्स मेंशन्ड हियर, योर जॉब एंड द वर्क यू हैव डन इन द पास्ट मस्ट बी स्किल टाइप 0, लेवल ए और लेवल बी to use express entry pool. An express entry system once again manages applications for permanent residents if you want to be considered only and only under either of these 3 categories. So your work experience should be in these categories. ये हमें in 0 AB categories ये हमें बिल्कुल clear है। Now अगर आप इसके अलावा किसी और कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जैसे कि कैटेगरी सी या डी, तो देन आप एक्सप्रेस एंट्री के किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप किसी और कैटेगरी में फॉल करेंगे जैसे कि कोई प्रोविंशियल कैटेगरी। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, मतलब हर प्रोविंस का भी कोई ना कोई प्रोग्राम है जो कि पीआर में सपोर्ट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल दिया अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट, अगर इस प्रोग्राम के अंदर कोई अप्लाई करना चाहता है सो दे विल फॉल अंडर
their skill level should be 0, A, B or even C. और अगर आपका स्किल लेवल C या D है तो आपको अपने प्रोविंशियल कोई पर्टिकुलर प्रोविंस के नॉमिनी प्रोग्राम्स को स्टडी करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें से आप कहाँ एलिजिबल है, जिसपे कि हम वीडियोस इन द कमिंग टाइम करेंगे. बट टुडेज वीडियो विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम ओनली. नाउ अब आपको थोड़े और एग्जांपल्स देते हैं कि नॉक किस तरह से आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए. अगर आप समझ लीजिए एक आर्किटेक्ट है फॉर एग्जांपल, मतलब स्किल लेवल ए की बात करते हैं. अगर हम आर्किटेक्ट हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आर्किटेक्ट. नाउ आप बहुत ध्यान से स्टडी करें कि आर्किटेक्ट डोमेन के इंडस्ट्री के अंदर भी कितने सारे डिफरेंट डेजिग्नेशंस हैं और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके हिसाब से आपका नॉक कोड भी बदल रहा है. तो अगर तो आप आर्किटेक्चर मैनेजर है तो आपका स्किल लेवल 0 है और आपका नॉक कोड 0212 है जो कि 0 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है. मतलब आई अगेन गो अप फॉर क्लियर एक्सप्लेनेशन, आप टाइप 0 में फॉल कर रहे हैं. तो आर्किटेक्ट मैनेजर को एक मैनेजमेंट जॉब माना जाएगा जो टाइप 0 में फॉल करेगा. Now let's look at architect, just architect. If that's your designation and job responsibilities are just of architect, तो आप 2151 नॉट कोड में फॉल करेंगे जिसका डिजिट 2 से स्टार्ट हो रहा है और आप स्किल लेवल 8 है. मतलब आप एक प्रोफेशनल जॉब में है जिसके लिए यूनिवर्सिटी डिग्री डेफिनेटली रिक्वायर्ड है. सिमिलरली लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी लेवल ए में फॉल करते हैं और इनका नॉक कोड भी डिजिट 2 से स्टार्ट होता है. बट we also have people who do tasks as technicians or technologists, architectural technologists. अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी डिजिट 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट जो इनका स्किल टाइप है वो टाइप बी में फॉल हो रहा है. So why is this different from architect और landscape architects? Because इस कैटेगरी के लिए कॉलेज का डिप्लोमा इम्पोर्टेंट है और आपकी जो जॉब ड्यूटीज होंगी, जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा वो एज अ टेक्नीशियन या एज अ टेक्नोलॉजिस्ट ही होगा. इसलिए आप टाइप बी के अंदर ही क्वालिफाई करेंगे और उसी के पॉइंट्स क्लेम कर पाएंगे. अब I have just taken a simple example of an architect. अब इसका मतलब ये नहीं है that अगर आप आर्किटेक्चर में के फील्ड में काम करते हैं तो आप और आपका जो डेजिग्नेशन है वो आर्किटेक्चरल से एसोसिएट मैनेजर का है, जो कि यहाँ पर स्पेसिफाइड ही नहीं है, से आर्किटेक्चर एसोसिएट. अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉक फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि एज एन आर्किटेक्चर एसोसिएट हम सबसे क्लोज आर्किटेक्ट के नॉक पे जाएंगे. तो हम फर्दर रिसर्च करेंगे, हम आर्किटेक्ट की जॉब ड्यूटीज को स्टडी करेंगे जो कि आपको CIC की वेबसाइट पे मिल जाएगा. हर नॉक की कोई ना कोई जॉब ड्यूटी स्पेसिफाइड होती है और जो आपके पर्टिकुलर डेजिग्नेशन की जॉब ड्यूटीज हैं उसको आपको स्टडी करना है और इनमें से किसी की जॉब ड्यूटी से मैच करना है. जब आप उसको मैच करेंगे तो जिसमें भी आप सबसे क्लोजली अपनी जॉब ड्यूटीज को रिलेट कर पाएंगे आपका वही नॉक कोड होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो आर्किटेक्ट का जॉब ड्यूटीज है वो मैच कर रही हैं टू अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट, लेकिन आपका जो पोस्ट या डेजिग्नेशन कंपनी ने दी है उसमें लैंडस्केप नहीं है, you might still be eligible to fall under the knock of landscape architect because आपकी job duties एक landscape architect को define करती हैं. So it's so important कि आप अपना knock clearly study करें और आप अपने knock को क्लियरली आइडेंटिफाई करें, क्योंकि लिए आप जो पॉइंट्स अपनी जॉब के लिए वर्क एक्सपीरियंस के लिए क्लेम कर रहे हैं वो डायरेक्टली इस नॉक को लिंक्ड हैं. तो अगर आपका नॉक गलत हो जाएगा तो आपके जो पॉइंट्स आपने क्लेम किए हैं वीजा ऑफिसर आपको उसी बिहाफ पे रिजेक्ट कर देगा.
और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इनविटेशन आने के बाद पीआर के रिजेक्शन का। तो जो भी आपके कंसल्टेंट हैं या अगर आप खुद फाइल लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका एम होना चाहिए टू स्टडी द राइट नॉक फॉर योर particular work experience. Now, I will just read a little over here to reiterate what I just said, that you will go to the NOC page, like find your NOC. Your job will be grouped basis your job duties or up and what a person is doing. You will be falling under either of these levels, type 0, level A, B, C, or D. If you want to apply into express entry, you will only be eligible if your job falls into skill type 0, A, or B. You will go down further on this page and you will enter the current title that you have as your designation in your present company. तो यहाँ पर अगर हम ये when we add this title, we will get some NOC codes very closely related to our current designation. We will check the job duties of each of these designations or titles, work titles, and we will compare these job duties to our current work job duties, and then we will identify the right kind of NOC for ourselves. So that is the way you are going to identify NOC, put that NOC in your code in your application, and claim points for your work experience. So which will further add to your points for the CRS, for the express entry scores. Now, if you want to get more clarity on NOC or how to identify the NOC category, please go to the NOC website, search for your NOC using the NOC title or numeric code. Make sure that the main duties listed match what you did at your job, as I said. If they don't, you will need to find a different job title with duties that match your current duties at your job. So this was about the second very important criteria when planning to file under express entry. So we are going to go back once again to this chart. Now this chart, in this chart हम already बात कर चुके हैं regarding your English, your language skills, which may be English or French. Your experience should be in NOC 0, A or B for these two categories, and only in NOC B for federal skill trades category. Now we further go down and we understand amount of work experience. Now this is again very important. Here also बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी तो जॉब्स 3 या 4 डिफरेंट कैटेगरीज में हमने अपनी जॉब्स करी है, तो हम अपना नॉक को कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहे हैं, बट फ्यूचर विद टाइम आपने अपने टाइटल को इन्हांस करा है या चेंज करा है, और आप एक मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, या आप रिटेल मैनेजर या सेल्स मैनेजर और डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। इन दैट केस, सपोज आपने 1 ईयर काम किया है एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हाउएवर आपने 2 इयर्स काम किया है एज अ मार्केटिंग मैनेजर, तो यहाँ पर आप अपनी सिर्फ प्राइमरी, अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ प्राइमरी ऑक्यूपेशन के पॉइंट्स को क्लेम करना चाहिए और उसी के बेसिस पे आपको अपना नॉक आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो अगर आपने 2 इयर्स मार्केटिंग मैनेजर की रोल पे जॉब की है, तो आप उसको अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन बनाइए और उसी के नॉक को आप अपने एप्लीकेशन में डालिए और उसी के अगेंस्ट आप पॉइंट्स क्लेम करिए। आपके पॉइंट्स तभी क्लेम होते हैं अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या फेडरल स्किल वर्क कैटेगरी अगर आपने 1 ईयर कंटिन्यूअस काम किया है इन द लास्ट 3 इयर्स इन कनाडा फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, अगर आपने 1 ईयर कंटिन्यूअस काम किया है विद इन द लास्ट 10 इयर्स फॉर फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम,
बट हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आपने अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एटलीस्ट 3 years होना चाहिए, इससे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। We'll be discussing this with some examples in the later part of this video. Now, फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम की बात करें तो 2 years विद इन द लास्ट 5 years आपके पास फुल टाइम काम हो या कॉम्बिनेशन ऑफ फुल टाइम और पार्ट टाइम काम हो। अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास वो पार्ट टाइम भी काम कर रहे होते हैं और फुल टाइम भी काम कर रहे होते हैं। फुल टाइम वो किसी कंपनी में काम करते हैं, पार्ट टाइम में भी फ्रॉम होम वो वर्क करते हैं। तो अगर आप घर से काम करते हैं और अगर आप किसी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप अपने फुल टाइम एक्सपीरियंस को और अपने पार्ट टाइम एक्सपीरियंस को कंबाइन कर सकते हैं और उसको अपनी प्राइमरी ऑक्यूपेशन बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। So, 1 year experience within the last 10 years means combination, it could be a combination of part-time, full-time, or more than one job in your primary occupation. Another example could be कि आपने 1 साल काम किया है किसी एक कंपनी में और एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फिर आप अपने ब्रेक ले ली है अपने काम से, फिर आपने किसी और कंपनी में काम किया अगेन इनटू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और आपने ब्रेक ले ली है और यू कंटिन्यूड 2 years, फिर आपने किसी मार्केटिंग मैनेजर के रोल पे काम किया है। अब 2 years ही आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिपार्टमेंट में काम किया है और 2 years ही आपने सपोज मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में काम किया है। सो इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी वो आपसे कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस मांगते हैं विद इन द लास्ट 10 years। तो लास्ट 10 years में अगर आपने 4 साल भी काम किया है और 6 साल आप फ्री हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उन सिर्फ 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर वर्क करके अपना नॉक कोड आइडेंटिफाई करना है। सो यू डोंट हैव टू थिंक कि मैंने बीच में ब्रेक ली है या मेरा गैप है। दे आर नॉट आस्किंग यू टू वर्क अक्रॉस, आपका गैप हो सकता है और उसको जस्टिफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। It is as simple as that. So now जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट कई कैटेगरीज में होती है, स्पेशली प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा होती है। हाउएवर टॉकिंग अबाउट द फेडरल, ये जो आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स है, इसमें जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये लास्ट कैटेगरी में है, विच इज़ द फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम कैटेगरी। इफ यू सी ओवर हियर, तो इससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं और वो आपको एलिजिबल करते हैं फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। Another thing is एजुकेशन मैटर नहीं करती है कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में और फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम में। हाउएवर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में। सो नाउ वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड some very important differences when we are applying for permanent residences for either of the three programs which come under express entry, that is Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, and Canadian Experience Class Program. Continuing, we will be now discussing कि जब हमारे ये वाला पैरामीटर कंप्लीट हो गया है विच इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फिर नेक्स्ट हमारा नॉक कोड भी आइडेंटिफाई हो गया है, हमारा एक्सपीरियंस भी सफिशिएंट है, हमारे पास एजुकेशन भी सफिशिएंट है। तो किस तरह से हम अपना एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं? सो वी विल गो बैक टू दिस पर्टिकुलर टैब which I clicked at first, which says how express entry works, and you go down to step 3 which says check your score. So I'm going to click on this and I reach this particular page which says comprehensive ranking system tool, skilled immigrants express entry. It means CRS एक टूल है जिससे ये हेल्प होती है कि आपके कितने पॉइंट्स बने हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर, और ये एक्सप्रेस एंट्री पूल कंपेयर करता है आपके पॉइंट्स को बाकी सब एप्लीकेंट्स के पॉइंट्स से। So this tool will help you to calculate your
comprehensive ranking system score, that is the CRS score, based on the answers you provide below. The CRS is a points-based system that we use to assess and score your profile and rank it in the express entry pool. तो ये बहुत से पैरामीटर्स पे CRS एक्सप्रेस जो पूल है वो आपकी एप्लीकेशन को असेस करता है और फिर फाइनल एक स्कोर निकालता है. उस स्कोर के बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है कि क्या आप एलिजिबल हैं एक इनविटेशन टू अप्लाई के लिए. अगर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं टू IRCC फॉर फाइनल PR रिजल्ट. तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए, तो हमने ये कंपैरिजन चार्ट यूज करके स्टडी कर लिया है कि इसमें से हम किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे. नाउ अगर आप श्योर नहीं हैं तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आफ्टर चूजिंग द राइट एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम विल बी calculating your score on the comprehensive ranking system. So, if you need to make sure that your CRS score is above the minimum point score of your round of invitations, again, now this is a very, very important parameter. What are these round of invitations? If you click on this particular tab, you can go and check the ministerial instructions कि किस तरह से वो invitations आपको देते हैं. There will be so many new amendments and so many pointers for you to study. But in layman language, I'm just going to explain you कि जब भी आप अपने प्रोफाइल को डालते हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर तो वो अगेंस्ट बहुत सारी एप्लीकेशंस के अगेंस्ट असेस किया जाता है. एक कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट सिस्टम है, उसको असेस किया जाता है सारे पैरामीटर्स पे जो हमने डिस्कस किए हैं. उसके बाद एक ड्रॉ निकलता है हर 15 डेज में. दैट हैज़ बीन द ट्रेंड फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स के हर 15 डेज में एक ड्रॉ निकलता है और आपका CRS स्कोर उस ड्रॉ कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए. अगर वो आपका CRS स्कोर उस कट ऑफ को क्रॉस करता है तो आपको एक इनविटेशन टू अप्लाई आएगा जिसको हम कॉमनली ITA भी कहते हैं. Now the next step is how do I calculate my CRS score? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसके लिए आएगा will be what is your marital status? So these are the different pointers that you need to carefully understand. What is an annulled marriage, common law, divorce, separated, legally separated, married, never married, single. तो हम अभी हम एग्जाम्पल लेंगे एक सिंगल कैंडिडेट का जिसकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है. दैट्स व्हाई इट इज नेवर मैरिड. हाउ ओल्ड आर यू? तो देखिए एज के भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे और एज के पॉइंट्स मैक्सिमम कितने होते हैं वो हम अपनी कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करेंगे. However, these are the different categories. So let's say that the age factor that we take is 30 years of age. Next, what is your level of education? So carefully enter the highest level of education for which you earned a Canadian degree, diploma or certificate, or you had an educational credential assessment. If you did your study outside Canada, ECS must be from an approved agency in the last 5 years. Now this is extremely important. या तो यहाँ पर आप वो भरिए डिटेल्स जो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये सब आपको अपीयर करेगा. सेकेंडरी एजुकेशन, 2-year प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरल. तो डेफिनेटली डॉक्टरल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं बट स्टिल वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल in other videos. We are going to check as per an example profile that what is the highest level of education of a candidate. So let's take it as master's degree because that is always recommended that you have a master's for an express entry profile. Please note that right now we are discussing a profile under the federal skilled worker category and I have put the person's age as 30, never married, holds a master degree. There is something mentioned here as ECA, Educational Credential Assessment. This is an extremely important part after you've chosen your NOC, you have given your English proficiency or French proficiency exam. आपको अपनी
होम कंट्री में जो आपने पढ़ाई की है उसकी आपको क्रेडेंशियल असेसमेंट इक्विवेलेंट कैनेडियन इक्विवेलेंसी निकलवानी पड़ती है। इसको हम एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं। ये कुछ एजेंसीज हैं जो कनाडा में है जो आपकी इंडियन ट्रांसक्रिप्ट इंडियन डिग्रीज को असेस करती हैं और देखती है कि अगर आपने एक मास्टर्स की है अपनी होम कंट्री में तो क्या वो मास्टर्स ही काउंट होगी कनाडा में या उससे लोअर लेवल की स्टडी काउंट होगी। तो अगर आपने कोई भी पढ़ाई की है अपनी होम कंट्री से जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारी कंट्री में है या हम जितनी भी हमारी होम कंट्री में है उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस किया जाता है। कुछ एजेंसीज हैं कनाडा में जो इसको असेस करती हैं। इसके लिए आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का डायरेक्टली अपनी होम कंट्री की यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कनाडा भिजवानी पड़ती है और वहाँ पर आपका ईसीए होता है, मतलब कैनेडियन इक्विवेलेंसी निकलती है आपकी एजुकेशन की। सो इस एग्जाम्पल में हमने चूज करी है कि मास्टर्स डिग्री अवार्ड हुई है कैंडिडेट को। नाउ हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट? तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे टू आंसर यस। सो हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट? नो, हमारा कोई भी कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है। नेक्स्ट इज Canadians' official languages are English and French, so you need to submit test results that are less than 2-year old for all programs under Express Entry, even if English or French is your first language. So, are your test results less than 2 years old? तो जो भी आपने इंग्लिश या फ्रेंच का एग्जाम दिया, आप चेक करेंगे क्या वो आपका जो रिजल्ट है वो या आपका एग्जाम का रिजल्ट है वो 2 years से पुराना तो नहीं है, वो 2 years का ही पुराना होना चाहिए, उतना ही वैलिड होता है, तो हम इस पे यस क्लिक करेंगे। Which language test did you take as your first official language? So I will be noting it as IELTS. Now, as I have suggested earlier कि अगर आपको CLB 9 लेवल आप अचीव करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो हम लिसनिंग पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर 8 डालेंगे। ये हाईएस्ट पॉइंट माने जाते हैं लिसनिंग के लिए। फिर यहाँ पर हम डालेंगे स्पीकिंग में 7, रीडिंग में वी आर गोइंग टू पुट आइडली 7 होने चाहिए, बट लेट्स लुक एट पुटिंग 8 इन द एग्जाम्पल, एंड राइटिंग में हम 7 पुट करेंगे। तो इससे आपका CLB 9 लेवल अचीव हो गया है। यहाँ पर पूछ रहे हैं दैट डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स? सो आई एम गोइंग टू मेंशन नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि कैंडिडेट के पास सिर्फ एक ही प्रोफिशिएंसी स्कोर है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है और एज आई सजेस्ट ये टोटली आपके नॉक पे डिपेंड करता है। सो इन last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada do you have? It must have been paid and full-time or an equal amount in part-time. So, how many years of skilled work experience in Canada do you have? इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का कोई भी एक्सपीरियंस कनाडा में नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है वो आउट ऑफ कनाडा रिजाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the last 10 years, how many total years of foreign skilled work experience do you have? फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस जो होता है वो कैनेडियन एक्सपीरियंस को हम यहाँ फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस नहीं कहते, आउट ऑफ कनाडा का जो काम होता है उसको हम फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फॉरेन एक्सपीरियंस को आउट ऑफ कनाडा या आउट ऑफ होम कंट्री एक्सपीरियंस मान के वो लिखते हैं। तो अगर आपने दुबई में काम किया है प्लस आपने इंडिया में और सिंगापुर में काम किया ये तो ये सारा ही फॉरेन एक्सपीरियंस होगा और ये टोटली क्लब हो जाएगा। तो हम 3 years या मोर पे क्लिक कर रहे हैं। इफ यू जस्ट सी हियर अगेन, द ओनली कैटेगरीज आर नन और लेस देन 1 year, 1 year, 2 year, 3 years और मोर। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 3 years और मोर है तो उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स एलोकेट होते हैं, इसलिए हम 3 years और मोर पे क्लिक करेंगे। Do you have a certificate of qualification from a Canadian province, territorial or federal body? तो ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है from any Canadian province. Like it could be a trade experience, a training, skills, or a certificate examination.
people usually have to go through a province or territory to be assessed. So ये मतलब नहीं है कि ये आप नॉमिनेशन आपको मिल रही है या लेटर ऑफ इंटेंट मिल रहा है आप इसी प्रोविंस या territory से, बट कोई भी एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग जो आपको एक कनाडा में कहीं भी किसी भी बॉडी से मिली हो उसके बारे में आप डिफाइन करें। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे नो। ये बहुत ही कम लोगों के पास होता है। इसके एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट? क्या आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर है कनाडा से? इफ यस तो आप यस करेंगे, और इस केस में कैंडिडेट के पास कोई जॉब ऑफर नहीं है तो हमने नो किया है। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? नो। सो हम इस पे नो ही क्लिक करेंगे। इस कैंडिडेट के पास कोई नॉमिनेशन नहीं है फ्रॉम कनाडा की किसी भी प्रोविंस या टेरिटरी में से। Do you have your spouse or common law partner who is going to come with you to Canada and have at least one brother or sister living in Canada who is a citizen or permanent resident? तो क्या आपके do you or your spouse or your common law partner, क्या आपके spouse या आपके common law partner किसी का भी कोई भी brother या sister कनाडा में रिजाइड करता है जो कि सिटीजन है या 15 या परमानेंट रेजिडेंट है? अगर ऐसा है तो आपको उनके पॉइंट्स मिलते हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपके साथ आपका स्पाउस भी कंपनी कर रहा है टू कनाडा, तो अगर उनके भी ब्रदर सिस्टर हैं और आप मेन एप्लीकेंट हैं तो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे फॉर योर स्पाउस सिबलिंग्स। So say I'm going to write no, that this candidate does not have any sibling in Canada who is a citizen or a permanent resident. Also, we have written that this person is never married, तो हम spouse या common law partner के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे. Now, basis all these 10 questions only, आपका CRS score calculate होता है. So we will go to calculate your CRS score. So all express entry candidates get a score out of 1200 based on the 4 parts of the comprehensive ranking system formula, and we invite the highest ranking candidates from the pool to apply as a permanent resident through regular rounds of invitations. See what minimum scores have been in the past. तो उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च करके अपने मिनिमम स्कोर्स देख सकते हैं। रिसेंटली 471 एक स्कोर आया था जो कि ड्रॉ पे स्कोर था, कट ऑफ। और अगर किसी कैंडिडेट की जिन भी कैंडिडेट्स का स्कोर 471 से CRS में ऊपर गया था वो सबको इनवाइट आया था। तो कुछ कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स होते हैं। एज के पॉइंट्स, हमने 30 ईयर्स लिखा तो उसको 105 पॉइंट्स मिले हैं। एजुकेशन मास्टर्स को 135, स्टडी इन कनाडा अनडिफाइंड है। ऑफिशियल लैंग्वेज के 125 7 पॉइंट्स मिले हैं। तो टोटल आपके ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स हो गए 367। स्पाउस हमने लिखा है नेवर मैरिड, तो स्पाउस के सारे फैक्टर्स 0 हो गए हैं। नाउ व्हाट आर स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स? एजुकेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन के 50 पॉइंट्स मिले। ये हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं क्योंकि हमने CLB 9 और मास्टर्स डिग्री अचीव की है। फॉरेन एक्सपीरियंस के भी हमें 50 पॉइंट्स मिले हैं क्योंकि हमने 3 इयर्स और मोर का एक्सपीरियंस डाला है आउटसाइड कनाडा। तो सब टोटल हमारा 50 हुआ है एक्सपीरियंस का भी। तो टोटल स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स हमारे स्कोर हमें देते हैं 100। तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 367 है। तो टोटल हमारा जो ह्यूमन कैपिटल प्लस स्पाउस फैक्टर्स प्लस स्किल ट्रांसफरेबिलिटी का स्कोर है वो 467 है। तो ग्रैंड टोटल हमारा कितना हो गया? 467, विच इज नॉट अ बैड स्कोर एट ऑल, बिकॉज अभी 470 तक हमारा चल रहा है CRS का स्कोर। नाउ इसको हम थोड़ा सा एक और लिटिल एग्जांपल वेरी करेंगे। लेट्स से कि ये जो एप्लीकेंट है उसका कोई ना कोई ब्रदर और सिस्टर भी रहता है कनाडा में, और हम यहाँ पर यस क्लिक कर देंगे और हम फिर से कैलकुलेट करेंगे स्कोर। तो आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आएगा जब हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो सिबलिंग इन कनाडा का एक टैब आएगा जिसमें 15 पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। सो सी हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। 467 तो आपको कोर कैपिटल फैक्टर्स, स्पाउस फैक्टर्स और स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स से मिला है, और जो आपको अनदर 15 पॉइंट्स ऐड हो गए 467 में वो आपको सिबलिंग इन कनाडा की वजह से
ऐड हुए और आपका स्कोर 482 बन गया और डेफिनेटली आपको इनविटेशन टू अप्लाई आएगा अंडर एक्सप्रेस एंट्री. नाउ let's look at these specific categories. Suppose I say now this person also had French as an official language और वो जो फ्रेंच है वो उन्होंने सेकेंड लैंग्वेज की तरह उसका भी एग्जाम दिया है. सो से आई राइट कि टेफ कनाडा हमने एग्जाम दिया है और इसके स्कोर हमने अचीव किए हैं, राइट. I'm sorry, for some reason I am not able to add these scores, but just a second. Canada. So I'm not really able to add these score. We'll put it as not applicable. और हम ट्राई करते हैं कि ये वाला कैंडिडेट नॉट मैरिड नहीं है और इस कैंडिडेट So now let me make some changes to the existing example और हम जो एज फैक्टर है उसको थोड़ा चेंज करके 27 पे लेके आ रहे हैं और अब हम दोबारा से स्कोर कैलकुलेट करेंगे और देखिए कितना इम्पोर्टेंट चेंज आएगा. एज यू कैन सी डाउन हियर द एज इज वन पॉइंट्स है 105. आई चेंज द एज फ्रॉम 30 टू 27 और मैंने स्कोर कैलकुलेट किया तो सडनली यहाँ 5 पॉइंट्स का राइज आया है एज पे और जो हमारे पॉइंट्स अब बन गए हैं वो है 472 इन 3 फैक्टर्स पे. तो 472 पॉइंट्स आपके यही हो गए हैं. सिबलिंग का पॉइंट आपको ऑलरेडी मिला है. टोटल ग्रैंड टोटल आपका 487 ही हो रहा है. हाउएवर 472 इन इटसेल्फ ही बहुत अच्छा स्कोर है अगर आपको ITA आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंडर द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड वी से कि ये जो कैंडिडेट है इनका ये मैरिड है और अब इनके स्पाउस के बारे में कुछ स्टडी करें. इज योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा? नो. विल योर स्पाउस कम विद यू टू कनाडा? यस. और जब हमने ये पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ऐड किया है एंड वी विल go down and you will see another question number 11 because हमने spouse ऐड किया है. वो पूछ रहे हैं what is the highest level of education of your spouse. so say हमारे spouse की भी education masters है और क्या last 10 years में उनका भी work experience के बारे में आपको लिखना पड़ेगा. so हम assume कर रहे हैं कि उनका experience भी 3 years है और spouse का अगर कोई test हुआ है तो हम लिखेंगे कि उनका IELTS का टेस्ट हुआ और यहाँ पर उनको CLB 9 ना देके हम उनको CLB 8 देने की कोशिश करेंगे. सो वी कैन गो 7, वी कैन गो 7 6 7. We will do 7 here and we will do 7 here. So I think this should be CLB 8. बट लेट्स कैलकुलेट द स्कोर. तो अभी एज फैक्टर आपका 100 आ गया है. लैंग्वेज स्कोर्स आपके ऑलरेडी यहाँ डिफाइंड है. लेवल ऑफ एजुकेशन 126 है. स्पाउस के फैक्टर से आपको 30.6 पॉइंट्स का एडिशन मिला है विच इज़ ग्रेट और आपका ऑलरेडी स्कोर यहाँ पर 481 बन रहा है जो कि वेरी गुड स्कोर है. तो अगर आपके ब्रदर सिस्टर ना भी हो ऐसे प्रोफाइल में इन कनाडा, अगर मैं इसको नो भी कर दूं इन और कैलकुलेट करूं स्कोर आपका दोबारा, in that case also you have very fair chances of getting an invite to apply for permanent residency to Canada. So these are few examples. This was just to explain you. These were ad hoc examples. लेकिन हम आप बहुत ही केयरफुली अगर इस पर्टिकुलर टूल को यूज़ करके अपना एक्सप्रेस एंट्री स्कोर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बिना किसी कंसल्ट किए आप ये समझ सकते हैं कि आपको किन फैक्टर्स पे वर्क करना चाहिए. क्या वो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या वो लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, या क्या मैरिज से आपको क्या बेनिफिट होगा.
अगर आप 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस चूज़ करेंगे तो आपके पॉइंट्स कैसे बढ़ सकते हैं, या कितनी जल्दी से जल्दी आपको अपना केस अप्लाई करना चाहिए अंडर द एक्सप्रेस एंट्री system. So, what I can suggest you is to stay very, very updated on the current CRS scores. अभी जो CRS scores हैं वो 470 above ही जा रहे हैं from past some time. And the pool is getting very, very competitive as we are getting very good profiles in the pool for evaluation. So it is suggested that the earlier you apply, keeping all these factors in mind, the better is going to be your result. So keep yourself updated with the Immigrate to Canada official website of the Government of Canada, which is Immigration, Refugees and Citizenship Canada. And here you can find all different uh, uh, you know laws and changes and new things that are happening in Canada, new programs that are being published on Canadian website. इनफैक्ट हर प्रोविंस की अपनी अपनी एक वेबसाइट होती है, आप उस पर भी जाकर स्टडी कर सकते हैं ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा फेडरल कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है. आप यहाँ पर जाकर प्लीज़ अपनी इसको एक बाइबल समझ के आप यहाँ पर स्टडी करें, तो आपको बेस्ट एडवाइस खुद ही स्टडी करने से मिल जाएगा. So for any more questions, any other details, watch our upcoming videos. I will try to do more and more videos on the PR categories. But for now, this video was specifically meant to explain you how to calculate CRS score, how to apply under express entry, and what you should do to make your express entry profile better. So thank you very much for watching today, and leave your questions in the comment section. And if you need us to make videos on a particular topic related to immigration, we will be happy to do so. So thank you very much for watching, and have a wonderful day ahead. Thank you.